नमस्कार विद्यार्थियों। अंग्रेज और भारतीय प्रशासन का दूसरा व्याख्यान। आज हम करेंगे हम तीन एक्ट करेंगे, तीन तीन चार। आज हम जिसमें पहला है 1793 का चार्टर एक्ट। देखिए 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, उस समय कंपनी के साथ यह एक कंडीशन थी कि हर 20 वर्ष के उपरांत कंपनी को अपने चार्टर का नवीनीकरण कराना पड़ेगा। उसका रिन्यूअल होना अनिवार्य कर दिया गया 20 साल में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अतः 1793 का चार्टर जो एक्ट है, 1793 की यदि हम बात करें तो कंपनी को चार्टर का नवीनीकरण करवाना था और उसके लिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एप्लीकेशन भेजा। ब्रिटिश संसद को भी निम्न कारणों से चार्टर के नवीनीकरण करने में कोई कठिनाई हुई नहीं। पहला तो यह था कि कंपनी की आर्थिक व्यवस्था में आशातीत सुधार हो गया था। दूसरा, उस समय फ्रांस की राज्य क्रांति चल रही थी और इंग्लैंड का फ्रांस के साथ एक उनका बड़ा उसके साथ संघर्ष चलता रहता था। वो प्रतिद्वंदी थे वहाँ पर यूरोप में, दोनों पड़ोसी भी। अतः ब्रिटिश सांसदों को इस चार्टर का विरोध करने का अवकाश भी नहीं था, क्योंकि वो जब वहाँ पे चल रहा था आपस में उनके फाइटिंग, वो पूरा इंग्लैंड और संसद, वो प्रशासन उनका उस कार्य में बिजी था। इस कारण 1793 में जो एक्ट था उसका रिन्यूअल जो होना था वो आसानी से हो गया। ये एक्ट की यदि हम इसकी चार्टर की व्यवस्थाओं की बात करें तो ये था कि कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति होगी। दूसरा, कंपनी के राजस्व को नियंत्रित किया गया तथा उसके भागीदारों को बोनस, जो उनका बोनस था, जो भी उसके शेयर होल्डर्स थे, वो 8% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। तीसरा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स हैं वह कंपनी के अन्य अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की गई, क्योंकि कंपनी ने कमा के दिया था, मतलब कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी। चौथा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को अब प्रेसिडेंट कहा जाने लगा। उसके अन्य 2 सहयोगी भी प्रिवी काउंसिल के सदस्यों में से चुने जाने लगे। पांचवा, गवर्नर जनरल व गवर्नर्स की समितियों के सदस्यों की योग्यता में उनका भारत में 12 वर्ष का प्रवास आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, कि जो भारत में 12 साल सर्विस कर चुका हो वही गवर्नर जनरल की समिति का सदस्य हो सकता था और गवर्नर जनरल हो सकता था। इस चार्टर के अंतर्गत गवर्नर जनरल को गवर्नर्स पर और शक्तिशाली बना दिया गया। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की समिति के सदस्यों में अब प्रधान सेनापति को सदस्य रखना समाप्त कर दिया। पहले आपने पढ़ा था कि प्रधान सेनापति भी मेंबर रहेगा, लेकिन अब वो व्यवस्था खत्म कर दी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र और विस्तृत कर दिया गया। नेक्स्ट, बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री बंद कर दी गई। एंड लास्ट, अब देशी राज्यों के मामलों में कंपनी को अहस्तक्षेप की नीति पर आचरण करने का आदेश दिया। ये 10 करीब बिंदु हैं। उपयुक्त धाराओं से 10 जो हमने अभी चर्चा की, स्पष्ट है कि इस चार्टर ने भी रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने तथा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और कड़ा करने का प्रयास किया, परंतु कंपनी के पास व्यापार का एकाधिकार पूर्ववत बना रहा। इसके बाद विद्यार्थियों 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए, आप जान चुके हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अब एक युद्ध करने व शासन करने वाली कंपनी स्वीकार कर लिया था,
परंतु भारत में व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी के पास ही रहा। वो भी हो गया और व्यापार भी। ऐसे में एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री है, हुआ वहीं पे, वो लिखता है कि एक ही कंपनी के एकाधिकार, वो एडम स्मिथ और उसकी जमात के जो दूसरे अर्थशास्त्री थे वे भी एक ही कंपनी के एकाधिकार का विरोध कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार को भी कंपनी का शासन व व्यापार अब खटक रहा था। अब भारत की शासन व्यवस्था अपने हाथ में लेने के उद्देश्य से 1784 व 1793 के चार्टर पास किए गए थे। हॉलवेल ने 1765 में लिखा था कि व्यापार और युद्ध करने वाली कंपनी की प्रकृति द्विशीषधारी राक्षस की सी है, जिसका निर्वाह दीर्घ काल तक नहीं हो सकता, क्योंकि व्यापार से जो भी लाभ और हित होगा उससे युद्ध का व्यय तथा उसकी अनुभवहीनता निश्चित रूप से समाप्त कर देगी। ये हॉलवेल ने। काय ने लिखा, जब ब्रिटिश पताका बंगाल की सूबेदारी के ऊपर लहराई, तभी यह कहा जाने लगा कि व्यापार करने वाली कंपनी और युद्ध करने वाली कंपनी, इन दोनों का परस्पर विरोध है तथा समय आने पर इनमें जो बड़ी होगी वह छोटी को हड़प जाएगी। अब ये इस प्रकार के विचार उस समय चल रहे थे। अतः कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को डंक मारने की दृष्टि से ब्रिटिश संसद ने 1813 में चार्टर पास किया था, परंतु इस चार्टर को ब्रिटिश संसद उतनी आसानी से पास नहीं करवा सका जितना 1793 में हुआ था। इसके नवीनीकरण में कुछ कठिनाइयां थी। चार्टर को जो पास करने की परिस्थितियां थीं, कठिनाइयां क्या थी, क्या परिस्थितियां बन रही थी? पहला, अर्थशास्त्रियों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का विरोध। मैंने एडम स्मिथ का नाम लिया था, स्क्रीन पर भी आपने देखा। दूसरा, नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करना, इससे इंग्लैंड के व्यापार को भारी धक्का पहुंचा, क्योंकि इंग्लैंड का माल अब बिक नहीं रहा था यूरोप में। और तीसरा, ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा भारत में खुले व्यापार करने पर जोर देना तथा ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए खुली छूट देना। कंपनी ईसाई धर्म प्रचारकों को खुले रूप से धर्म प्रचार करने की अनुमति नहीं देती थी, क्योंकि वह भारतवासियों को नाराज नहीं करना चाहती थी और उन्हें अपना विरोधी भी नहीं बनाना चाहती थी। तो ऐसी परिस्थितियां 1813 में बन रही थी। चार्टर के अंदर जो प्रावधान थे, व्यवस्थाएं थी, पहला, इस चार्टर ने कंपनी के चार्टर की अवधि 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दी। ठीक है। दूसरा, चाय के अलावा सभी वस्तुओं का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया। तीसरा, परंतु चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सुरक्षित रहा। चौथा, कंपनी को निर्देश दिया गया कि वह अपने राजस्व से 29,000 सैनिक ही रख सकेगी। पांचवा, कंपनी के संचालकों की नियुक्ति करने का अधिकार पूर्ववत बना रहा, परंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा ब्रिटिश सम्राट की अनुमति लेना अनिवार्य था। छठा, कंपनी से कहा गया कि भारतवासियों की सुरक्षा व धार्मिक स्वतंत्रता रखना कंपनी का दायित्व है। ठीक है। सातवां, भारतीय शिक्षा तथा विज्ञान के प्रसार के लिए 1,00,000 रुपया वार्षिक स्वीकार किया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। आठवां, कंपनी की नौकरी में प्रवेश देने से पूर्व उसकी शिक्षा व ट्रेनिंग की व्यवस्था, जो प्रावधान वहाँ रखा गया। नौवां, यूरोप वासियों की धार्मिक भलाई के लिए कलकत्ता में एक बिशप और 3 जूनियर बिशप नियुक्त किए गए।
10वां गवर्नर जनरल, गवर्नर और प्रधान सेनापति की नियुक्ति के लिए क्राउन का अनुमोदन तथा बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए गए। और अंतिम, इस चार्टर के अंतर्गत भारत स्थित अंग्रेजी सरकारों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति से उन लोगों पर टैक्स लगाने का अधिकार मिल गया जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ये 11 बिंदु रहे 1813 के चार्टर एक्ट के, जिसमें जो बड़ा एक प्रमुख जो बात है कि भारतीयों के शिक्षा और विज्ञान के प्रसार के लिए 1 लाख रुपया वार्षिक स्वीकार किया गया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम इस चार्टर के यदि महत्व की बात करें तो 1813 का जो चार्टर है वह भी भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसने सदियों से चले आ रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी विद्यार्थियों, एकाधिकार समाप्त। इंग्लैंड के अन्य व्यापारी जो भारत से व्यापार करना चाहते थे, उनकी मुराद इस चार्टर से पूरी कर दी गई। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत जैसे विशाल देश में धर्म के प्रचार के लिए छूट मिल गई। इस चार्टर के पारित होने के उपरांत कंपनी की सरकार ने भारत में शिक्षा के प्रसार की ओर भी ध्यान दिया। अतः यह चार्टर कंपनी के प्रशासन में एक लैंडमार्क समझा जाता है। अब विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं 1833 के चार्टर की। इतिहासकार रैमजे मयूर के शब्दों में 1833 का चार्टर भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तथा पिट्स इंडिया जो कि 1784 में था की श्रेणी में रखने योग्य है। ब्रिटिश संसद के व्यक्ति कंपनी के कार्यकलापों पर अधिक का अधिक नियंत्रण लगाकर उससे शासन सत्ता अपहृत करना चाहती थी। ब्रिटिश संसद की हम बात कर रहे थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिक का अधिक नियंत्रण लगाकर और उस मतलब वो वहाँ अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती थी। परंतु लॉर्ड मकाले भारत में कंपनी की शासन सत्ता बनाए रखने के पक्ष में था। अतः 20 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर ब्रिटिश संसद ने कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण कर दिया। इसकी जो मुख्य धाराएं हैं, यदि हम वो बात करें कि क्या विशेषताएं थी, कंपनी का व्यापार के क्षेत्र में एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पिछली बार एक आइटम रखा था, लेकिन इस बार वो एक भी खत्म कर दिया। 1833 के चार्टर के उपरांत चीन के साथ चीनी तथा चाय का व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी बनाए हुए थी, परंतु इस चार्टर ने एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया। दूसरा, इस चार्टर से कंपनी का एक राजनीतिक संस्था के रूप में 20 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, परंतु कंपनी का शासन क्षेत्र सीमित कर दिया। इस चार्टर से कंपनी का राजनीतिक संस्था के रूप में कार्यकाल बढ़ा, लेकिन शासन क्षेत्र समाप्त हुआ। ये दूसरा हो गया। तीसरा, कंपनी का ऋण चुकाने का उत्तरदायित्व तो भारत सरकार पर डाल दिया, यानी ब्रिटिश भारत सरकार पर, और कंपनी के भागीदारों को दिलाया कि उन्हें 40 वर्ष तक 10.5% का प्रॉफिट मिलता रहेगा। चौथा, यूरोप वासियों को बिना किसी प्रतिबंध के भारत में आकर बसने की अनुमति प्राप्त हो गई। पांचवां, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। अब तक वह फोर्ट विलियम यानी कि कलकत्ता का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब उसे समस्त भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया। छठा, बंगाल प्रांत की सर्वोच्चता अन्य प्रांतों पर स्थापित हो गई। सातवां, गवर्नर जनरल की काउंसिल की सदस्य संख्या को पुनः बढ़ाकर 4
कर दी गई। चौथा सदस्य लीगल मेंबर होने लगा। वो लॉर्ड मकाले इन सभी बैठकों में भाग लेता रहा। और आठवां, बंगाल जो प्रांतों के गवर्नरों की अधिकारों के में कटौती कर दी गई। नौवां, इस चार्टर ने गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को भारत में दास प्रथा समाप्त करने के आदेश दिए। 10वां, इस चार्टर ने भारतवासियों के लिए सरकारी नौकरी के द्वार भी खोल दिए। भारतवासियों के लिए सरकारी नौकरियां, अब वे अपने धर्म, स्थान, वंश तथा रंग के आधार पर किसी सरकारी पद पाने से वंचित नहीं रखे जा सकते थे। अब नियुक्ति योग्यता के आधार पर होने लगी 1833 के चार्टर एक्ट से। 11वां, बंबई व मद्रास काउंसिल के सदस्यों की संख्या घटा दी गई। 12वां, प्रांतों के गवर्नरों को अपने प्रांत में सेना रखने का अधिकार मिल गया, परंतु वे सेनाएं केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में रखी गई। और 13वां, भारत में बिशपों की संख्या 3 कर दी गई। बिशप जो पादरी, और कलकत्ता के बिशप भारत का जो कलकत्ता के बिशप को भारत का ऑर्क बिशप का सम्मान दिया गया। चार्टर के यदि हम महत्व की बात करें विद्यार्थियों, इस चार्टर का प्रारूप बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स ग्रांट के द्वारा तैयार किया गया था। वह उदारवादियों से प्रभावित था। जेम्स मिल की शिक्षाओं पर उस पर विशेष प्रभाव था। चार्ल्स ग्रांट के अलावा इस चार्टर के प्रारूप में मैकाले, होल्ड, मैकेंजी तथा हॉल विलियर्स ने भी अपना सहयोग प्रदान किया था। ये जो टीम थी, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार के क्षेत्र में एकाधिकार यहाँ से समाप्त हो गया। भारत का व्यापार समस्त अंग्रेज व्यापारियों के लिए खुल गया। इस चार्टर की विशेषता यह रही कि इसने कार्यकारिणी परिषद से कार्यकारिणी परिषद से प्रथम विधानसभा की नींव रखी गई। लेजिस्लेटिव असेंबली की कार्यकारिणी परिषद और विधानसभा में अंतर इस बात का था कि गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में कोई भी 3 सदस्य कानून बना सकते थे। कानून बनाने के संदर्भ में गवर्नर जनरल को निषेधाधिकार प्राप्त नहीं था, वीटो प्राप्त नहीं था। प्रशासनिक कार्यों के विषय में गवर्नर जनरल तथा एक अन्य सदस्य ही अपेक्षित थे और उस पर गवर्नर जनरल को वीटो प्राप्त था। इस चार्टर के अंतर्गत ही लॉर्ड मैकाले की चौथे सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई थी और उसने भारत में अंग्रेजी भाषा चलाई थी। इस चार्टर से सरकार की नीति भी स्पष्ट हो जाती है कि ब्रिटिश सरकार उदारवादी व सुधारवादी विचारों से प्रभावित। इस चार्टर को लागू करके गुलाम प्रथा, दास प्रथा को दूर करने की अभिरुचि प्रदर्शित की, भारत में फ्री ट्रेड खोला। ये जो इस चार्टर की हम यूँ कहें कि कुछ खास बातें इसको हम कहें, इस चार्टर को लॉर्ड मैकाले ने सरकार का महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कदम बताया। मैकाले ने नहीं, लॉर्ड मार्ले ने इस चार्टर को सरकार का महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली कदम बताया और कहा कि यह पिट्स इंडिया एक्ट और 1858 में हुई रानी विक्टोरिया की घोषणा के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। इसके बाद में हम बात करते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। कंपनी का शासन का यह अंतिम चार्टर एक्ट, या इसको कहें आज्ञा पत्र, चार्टर को आज्ञा पत्र भी कहा जा सकता है विद्यार्थियों, 1853 में पारित किया गया। 1833 के चार्टर के 20 वर्ष उपरांत ये इसका नवीनीकरण हुआ। 1853 का जो है ना नवीनीकरण कराना था
1853 में, क्योंकि 1833 को 20 साल हो गए थे और 1853 में यह अवधि समाप्त हो गई थी। अतः कंपनी को अब फिर से नया आज्ञा पत्र लेने की आवश्यकता हुई। पिछले कुछ वर्षों में यह भावना वृद्धि पा रही थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की उपयोगिता समाप्त हो गई, अतः उसे समाप्त कर देना चाहिए। यदि हम 1853 में जो चार्टर एक्ट पारित हुआ उसके कुछ परिवर्तनों की हम यदि बात करें तो पहला, गृह सरकार होम गवर्नमेंट में क्या परिवर्तन हुआ। कंपनी को सम्राट की ओर से भारत का शासन तब तक चलाने का अधिकार दे दिया जब तक ब्रिटिश संसद उसे अधिकार से वंचित नहीं करते। दूसरा, कंपनी के डायरेक्टर्स निदेशक जो होते हैं उनकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। तीसरा, संचालक मंडल कोरम अब 13 सदस्यों से पूरा न होकर 10 सदस्यों से पूरा समझा जाने लगा। चौथा, इस चार्टर के अंतर्गत नियंत्रण समिति के अध्यक्ष के अधिकार बढ़ा दिए गए। अब उसे इंग्लैंड के मंत्रियों के समकक्ष बना दिया। उसका वेतन भी भारत मंत्री के समान कर दिया गया। और पांचवा, इस चार्टर के अंतर्गत कंपनी के पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से छीन लिया। अब उनकी नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होने लगी और इन परीक्षाओं में बिना जाति व धर्म भेदभाव के सभी ब्रिटिश प्रजावासियों को बैठने की अनुमति दे दी। भारत में देखें क्या परिवर्तन हुए हैं। तो पहला परिवर्तन विद्यार्थियों, गवर्नर जनरल के भार को बंगाल में कम करने की दृष्टि से बंगाल का शासन उससे ले लिया और इस कार्य के लिए बंगाल में एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था कर दी। दूसरा, गवर्नर जनरल की समिति के विधि सदस्य की स्थिति अब अन्य सदस्यों के समान कर दी गई। तीसरा, गवर्नर जनरल को नए प्रांतों के गठन और प्रांतों की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार दे दिया गया। चौथा, इस चार्टर ने विधान परिषद की सदस्य संख्या 12 कर दी। इन 12 सदस्यों में गवर्नर जनरल, प्रधान सेनापति तथा गवर्नर जनरल की समिति के चारों सदस्य सम्मिलित रखे गए। इन 6 के अलावा बंबई, मद्रास, कलकत्ता तथा यूपी का एक एक सदस्य लेने की व्यवस्था की गई। शेष 2 सदस्यों में बंगाल का प्रधान न्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रखा गया। ये भारत में परिवर्तन हुए। अब हम बात करें 1853 के चार्टर के महत्व और समीक्षा की, तो यह संवैधानिक दृष्टि से यदि महत्व की बात करते हैं, इसका बड़ा महत्व था। प्रथम तो इसने अब कंपनी को समय की कोई अवधि न देकर उसके अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, संकटग्रस्त बना दिया। दूसरे, इस चार्टर ने भारत में संसदीय सरकार की नींव रखने का कार्य इस चार्टर ने किया। ये हम इसको कह सकते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है ये रखी गई। समीक्षा की यदि हम बात करें तो निसंदेह यह आज्ञा पत्र भारत के संवैधानिक विकास की दृष्टि में बड़ा महत्वपूर्ण था। इससे विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़ा दी थी और साथ में ही इसमें यह भी व्यवस्था रखी गई थी कि विधानसभा की बैठक खुली होगी और उसकी कार्यवाही प्रकाशित होगी। परंतु इस चार्टर के अंतर्गत किसी भारतीय को इस विधान परिषद में स्थान प्राप्त नहीं था। सरकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होने लगी, परंतु इन परीक्षाओं का भारतवासी लाभ नहीं उठा सकते थे। क्यों? क्योंकि इन परीक्षाओं का केंद्र लंदन में रखा गया था। इसके अलावा परीक्षार्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। इन दोनों बातों के कारण भारतवासी इस सुविधा के लाभ से वंचित रहे। इसके अलावा प्रांतीय गवर्नरों की कार्यकारिणी भी प्रभावहीन बना दी गई, क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती थी।
अतः स्पष्ट है कि 1853 के चार्टर के अंतर्गत हुए परिवर्तनों से केवल इंग्लैंडवासी ही लाभान्वित हुए, भारतवासी लाभान्वित नहीं हुए। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।